हेलो बच्चों, आज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट के नियम को, जो यूपी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राउल्ट का नियम पूछता है और राउल्ट के नियम से प्रश्न भी आते हैं। तो आइए हम राउल्ट के नियम को समझते हैं और अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, जब किसी चीज को हम समझ लेते हैं तो उसको एक्सप्लेन करना, लिखना काफी आसान हो जाता है। तो हम पहले राउल्ट के नियम को समझेंगे अच्छे से, फिर उसको अच्छे से लिखेंगे और फिर एग्जाम में जाकर के हम अच्छे नंबर को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं राउल्ट के नियम की तरफ। तो जैसे मैंने राउल्ट के नियम की परिभाषा लिख दिया है, देख सकते हैं आप क्या लिखा है। राउल्ट का नियम इस नियम के अनुसार, क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार, किसके अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो लिखा है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील, विलायक के अंदर अवाष्पशील, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास जैसे कोई विलयन हम जब बनाते हैं दोस्तों, विलयन बनाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि विले प्लस विलायक। हमने बताया था कि विलयन कब बनता है कि दो पदार्थों से मिलकर बनता है, जिसमें दोनों पदार्थों में एक पदार्थ जो होता है वो विलेय होता है और दूसरा पदार्थ क्या होता है, विलायक होता है। और विलेय और विलायक का ये निश्चित नहीं है, वो उसके मात्रा पर निर्भर करता है कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। परंतु राउल्ट का नियम कहता है किसी विलायक में, विलायक के अंदर अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, मतलब विलेय जो पदार्थ है, विलेय को क्या कर रहा है, अवाष्पशील होगा। विलेय क्या होगा, अवाष्पशील होगा। ठीक है, समझ लीजिए, किसी विलायक में, हम जानते हैं विलयन के लिए दो पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, विलेय और विलायक। और हम जानते हैं कि विलेय और विलायक पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करता है कि वो विलेय है कि विलायक। परंतु यहाँ साफ शब्दों में कहा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, मतलब हम घोल रहे हैं किसके अंदर, विलायक के अंदर, तो विलायक के बाद बचा क्या, विलेय। मतलब विलेय कैसा हम लोगों का, अवाष्पशील है। कैसा है, अवाष्पशील है। तो अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन, अब दोनों को घोल देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, विलयन प्राप्त होगा। विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अवाष्पशील क्या होता है। अवाष्पशील का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास ये पानी है, अवाष्पशील का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जिसको जल में घोलने पर, जिसको जल में घोलने पर इसमें उष्मा या दाब लगाने पर वो जो पदार्थ है वाष्पशील न हो, मतलब वाष्प में परिवर्तित न हो, उसको कहते हैं अवाष्पशील। जैसे कि नमक, पानी के अंदर यदि आप नमक को डाल देते हैं तो आप कितना भी पानी को खौला लीजिए, कितना भी खौला लीजिए, पानी उड़ता जाएगा, परंतु लास्ट में आप देखेंगे नमक की जो परत है, उस जब अगर जिस बर्तन में आप करेंगे उसके परत पर चिपकी मिलेगी आपको। तो जो आपका विलेय पदार्थ है वो अवाष्पशील है, मतलब जो नमक है वो अवाष्पशील है। ऐसे पदार्थ जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ऐसे जो पदार्थ है वो अवाष्पशील होते हैं। मतलब उन्हें जल में घोलने के बाद भी हम उसे कितना भी टेम्परेचर हाई कर दे, कितना भी प्रेशर बढ़ा दे, तो वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ बात समझ में आ गई आपको। घोलने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, तो जैसे मान लीजिए कि विलयन का वाष्प दाब हम मान लेते हैं कि PS है। विलयन का वाष्प दाब क्या है, PS है। ठीक है,
और विलायक का, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब हम मान लेते हैं पी नॉट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पी नॉट। ये किसका वाष्प दाब है? ये विलयन का वाष्प दाब है। विलयन का वाष्प दाब का मतलब क्या हुआ कि विलेय और विलायक विलेय और विलायक को मिलने के बाद जो दाब लगता है उसको विलयन का वाष्प दाब कहते हैं। आज आया केवल जो विलायक का वाष्प दाब बताया गया है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। विलायक का वाष्प दाब का मतलब कि जब ये विलयन में मिला नहीं है उसके पहले जो विलायक का वाष्प दाब है उसी को हम क्या कह रहे हैं? विलायक का वाष्प दाब पी नॉट। ठीक है। यदि आपको आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करना हो तो आप क्या लिखेंगे? विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बटे में विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यदि आपको आपेक्षिक अवनमन पूछ दे पेपर में, यदि आपको आपेक्षिक अवनमन पूछ दे, यदि आपको पेपर में आपेक्षिक अवनमन पूछ दे तो आप तुरंत क्या करेंगे कि जो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब रहेगा उसमें से विलयन का वाष्प दाब को घटाकर और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हम भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? आपेक्षिक अवनमन प्राप्त हो जाएगा। किसके नियम से? राउल्ट के नियम से। कह रहा है कि आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाव, विलेय के मोल प्रभाव हमने आपको बताया था। मोल प्रभाव जो भी बच्चे हमारे वीडियो पे नए हैं पहले हमारे पिछले वीडियो को जाकर देख लें, उसमें हमने मोल प्रभाव को अच्छे तरीके से समझाया है। तो चलिए मोल प्रभाव को एक बार और समझा लेते हैं। इतना हो गया हो तो आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर इसको हम इरेज करेंगे, फिर यहाँ पे हम आपको समझाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, इरेज हो गया है तो हमें मोल प्रभाव एक बार हम बता देते हैं आपको। मोल प्रभाव में जैसे मान लीजिए विलयन होता है, विलयन के अंदर अभी हमने आपको बताया कि एक विलेय होता है और एक क्या होता है? विलायक। ठीक है। हमने विलयन के अंदर बताया कि क्या होता है, आपके पास एक विलेय होता है और एक क्या होता है? विलायक। हम मान लेते हैं कि विलेय है, विलेय की जो अंश संख्या है वो स्मॉल एन है और जो विलायक की जो संख्या वो क्या है? कैपिटल एन है। ठीक है। विलेय क्या है? स्मॉल एन है, विलायक क्या है? कैपिटल एन है। तो हमने मान लिया कि विलयन क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा आपका स्मॉल एन प्लस कैपिटल। ठीक है। तो मोल प्रभाव क्या करता है? मूल प्रभाव कह लीजिए, मूल अंश कह लीजिए, मूल भिन्न कह लीजिए, सब एक ही होता है। तो कह रहा है यदि हमें किसी का भी मोल प्रभाव निकालना हो, विलेय का मोल प्रभाव निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि विलेय बटे में विलयन, ये होता है मूल प्रभाव। ये क्या होता है? मूल प्रभाव। ठीक है। तो जो मोल प्रभाव है क्या होता है? विलयन के अंदर विलेय की उपस्थित मात्रा को क्या कहते हैं? मोल प्रभाव कहते हैं। ठीक है। और जो भी बच्चे इसको नहीं जानते मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर मोल प्रभाव को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। मोल प्रभाव क्या होता है? विलयन के अंदर विलेय तथा विलायक की उपस्थित मात्रा को क्या कहते हैं? मोल प्रभाव कहते हैं। ठीक है। मौसम चेंजिंग की वजह से तबीयत सही नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। मोल प्रभाव क्या होता है दोस्तों? विलयन के अंदर विलेय या विलायक की उपस्थिति
उपस्थित मात्रा को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अपेक्षिक अवनमन विलेय के, किसका पूछा है, विलेय के, इसीलिए हमने किसका बनाया, मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज बनाया। किसका बनाया, विलेय का मूल प्रभाज। यहीं पे विलायक बोलता तो हम विलायक का बनाते तो स्मॉल एन की जगह क्या हो जाता, कैपिटल एन। बात समझ में आ रही है आपको। तो बोल रहा है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो अपेक्षिक अवनमन हमको आपको बता दिया हमने। अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बटे में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक क्या होता है, मतलब जब विलेय उसके अंदर न मिला हो, विलेय की मात्रा उसमें न मिली हो, और विलयन और विलायक के ऊपर जो वाष्प दाब होता है उसे हम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहते हैं। जैसे उसके अंदर हमने विलेय मात्रा को मिला दिया, जो उसका वाष्प दाब हम ज्ञात करते हैं उसे विलयन का वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं किसके नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, जो हम आपको यहाँ पे दर्शाए हैं। दिख रहा है आपको, ये अपेक्षिक अवनमन है, ये विलेय का मोल प्रभाज है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हो, और हम थोड़ा इसे इरेज करेंगे अब। तो इसको इरेज कर लेते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, यदि हमारा विलयन विलयन तनु हो, यदि हमारा विलयन विलयन तनु हो, तो तनु का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ जाइए। तनु का मतलब होता है विलयन के अंदर या विलायक के अंदर विलेय जो होता है वो आंशिक रूप में होता है, मतलब कम से कम मात्रा में रहता है। इसी को हम क्या करते हैं, तनु विलयन करते हैं। तनु विलयन क्या होता है, समझिए फिर से एक बार। किसी विलयन के अंदर विलेय की कम से कम मात्रा को हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। मतलब कि जो हमारा विलयन है, जो किससे मिलकर बना है, विलेय प्लस विलायक से, तो जो विलेय की मात्रा रहेगी वो ना के बराबर रहेगी। किसके बराबर रहेगी, ना के बराबर, मतलब बहुत कम रहेगा। कितना रहेगा, बहुत कम रहेगा। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे हमने जो विलयन बनाया है मोल प्रभाज में, तो इसको हम मान लेते हैं जो कैपिटल एन है, जो स्मॉल एन है, वो ना के बराबर है। किसके बराबर है, ना के बराबर है। तो इसको हम मान लेते हैं कि कैपिटल एन के बराबर है। विलयन हमारा कितना है, कैपिटल एन है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P0 ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। किस विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए। किस विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा इसको विलेज करेंगे। तो बाबू चलो देखते हैं इसको। स्मॉल एन और कैपिटल एन हमने बताया था आपको कि विलेय का भार, स्मॉल एन जो विलेय को दर्शा रहा है, जो कैपिटल एन है जो विलायक को दर्शा रहा है, विलयन को दर्शा रहा था, परंतु जो विलेय है इसमें ना के बराबर है, इसलिए ये किसके बराबर है, विलायक के बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्मॉल एन बराबर, हमने आपको बताया था कि विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार, हमने बताया था आपको। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको कि ये हो जाएगा P0 PS शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये क्या होगा, स्मॉल w बटे में स्मॉल m, विलायक के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल W बटे में कैपिटल M। ठीक है,
ये बट्टे का बट्टा है तो क्या मारेगा, पलटी मारेगा। तो बट्टे का बट्टा जब पलटी मारता है, याद रखिएगा कि ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब है, बट्टे में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये बट्टे का बट्टा पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका मिला राउल्ट का नियम। यही है राउल्ट का फार्मूला। ये क्या है, राउल्ट का फार्मूला। और एक बार आपको बता दें इसके बारे में कि क्या क्या है, कि आपको प्रश्न लगाने में आसानी हो। आपको प्रश्न लगाने में आसानी हो। ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, ये है विलयन का वाष्प दाब। ये है विलेय का भार। ये है विलेय का अणु भार। ये है विलायक का अणु भार। जो ये है, ये विलायक का है भार, विलायक का। ठीक है, अणु भार के लिए आपको रासायनिक सूत्र याद होने चाहिए उस पदार्थ के। जैसे कि यदि आपको निकालना है नमक का, तो NaCl आपको याद होना चाहिए। NaCl का मतलब क्या है, नमक। Na क्या है, Na का आपको परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए, तभी आप विलायक का अणु भार या विलेय का अणु भार आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और विलेय का भार और विलायक का भार आपके प्रश्न में दिया रहता है। विलयन का वाष्प दाब भी दिया रहेगा और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब भी दिया रहेगा, और इन्हीं सब में से आपको किसी एक का नहीं दिया रहेगा जिसको आपको ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, आपको इस फार्मूले के साथ साथ इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या चीज है, वरना आप फार्मूला रट भी लेंगे तो इसको लगा नहीं पाएंगे। इसलिए इसको भी आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको दिमाग में रख लीजिए क्या है, कि उस समय आपको पता चल सके कि हमें क्या दिया है प्रश्न में और हमें क्या लिखना है। यदि आप प्रश्न में आपको पूरा ये राउल्ट का नियम याद है, फार्मूला याद है, यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप प्रश्न को पढ़कर भी हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि कॉपी में नोट हो जाए और आपको लगाने में आसानी हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम बताएंगे इसकी सीमाएं राउल्ट के नियम की। तो हमने राउल्ट के नियम को समझा और अच्छे से सीखा, और जिस तरीके से हमने समझाया है उसी प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में जाकर लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम राउल्ट के नियम की सीमाओं को देखेंगे। सीमाएं का मतलब क्या होता है कि यह कहाँ कहाँ पे लागू होता है, कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होता है, इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, जैसे पहले में लिखा है कि यह अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। मतलब ऐसा विलयन जिसमें जो विलय हो वो अवाष्पशील हो। अवाष्पशील के बारे में हमने आपको बताया बच्चों कि अवाष्पशील होता क्या है। अवाष्पशील के बारे में हमने बताया कि जब हम किसी विलय को, किसी भी पदार्थ को जब हम विलायक के अंदर मिलाते हैं
तो उसे हम स्थिर ताप देने पर वो वाष्प में तब्दील न हो, मतलब वाष्प में वो बदले उदले न हो, उसको हम कहते हैं अवाष्पशील पदार्थ। जैसे हमने आपको बताया अवाष्पशील पदार्थ के बारे में कि यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, नमक हो गया, ये सारी चीजें। नमक का आप घर में प्रैक्टिस, नमक को आप क्या कीजिए, घर पर जाइए, बर्तन लीजिए, बर्तन में पानी लीजिए, पानी के अंदर नमक को डालिए और नमक डालने के बाद फिर उसको आप क्या कीजिए, गर्म कीजिए। आप लास्ट में देखेंगे पानी तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, परंतु जो हमारा विलेय पदार्थ है, जैसे हमारा जो नमक है, जब उसे हम देखेंगे तो जो जिस भी पात्र में आप गर्म करेंगे उसके पात्र पर वो चिपका रहेगा नीचे परत पर। ठीक है, तो मतलब इससे पता चलता है कि जो हमारा नमक है अवाष्पशील पदार्थ। तो ऐसे विलयन पे लागू होता है जो क्या हो, जिसमें जो पदार्थ जो विलय की जो मात्रा है वो अवाष्पशील हो, उस पर यह राउल्ट का नियम कार्य करता है। दूसरा क्या करें, यह तनु विलयन पर लागू होता है। तनु विलयन के बारे में हमने आपको बताया कि तनु विलयन क्या होता है, कि वह विलयन जिसमें विलय की कम से कम मात्रा हो उसको हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। आंशिक रूप से मात्रा को हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। किसकी मात्रा, विलय की मात्रा विलायक के अंदर। यह वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता, मतलब कि जहां दोनों पदार्थ टूट जाते हैं वहां वैद्युत अपघट्य पे ये लागू नहीं होता है। ये क्या है, इसमें ताप स्थिर रहना चाहिए। ताप स्थिर का मतलब हमने हेनरी के नियम में बताया, द्रव की विलेयता में बताया स्थिर ताप क्या होता है। स्थिर ताप का मतलब यदि हम विलयन को 100 सेल्सियस का तापमान दे रहे हैं तो ये 100 सेल्सियस होना चाहिए। यदि हम 200 सेल्सियस का दे रहे हैं तो 200 सेल्सियस होना चाहिए। मतलब ये बदले ना। मौसम परिवर्तन हो रहा है जिससे तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो ये हो गया राउल्ट का नियम। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हमारे जो भी मोल प्रभाज को वीडियो नहीं देखे हो, हमारे आई बटन के लिंक दिया है वीडियो पर, उस पर जाकर क्लिक कर हमारे मोल प्रभाज की वीडियो को देख लें।